खबरों की शुरुआत विस्तार से और सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस में तेल, गैस और यूरेनियम जैसे ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले, मतलब रूस से इस प्रकार के उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 500% तक के आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव अमेरिका के सीनेट में पेश किए गए सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 के तहत आता है। इस कानून के तहत रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर यह भारी शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप का यह कदम रूस की ऊर्जा आय को कमजोर करने और राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का दबाव बनाने की उद्देश्य से उठाया गया कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि पूरी तरीके से उनका निर्णय होगा यदि कांग्रेस इस बिल को पास करती है या नहीं। वो इसे लागू कर सकते हैं या रोक सकते हैं और वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वास्तव में यह प्रस्तावित कानून अमेरिका में एक नई बहस को जन्म दे सकता है, क्योंकि यदि यह लागू होता है तो इसका असर उन देशों पर होगा जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। खासतौर पर भारत और चीन जैसे देश जो रूस से ऊर्जा आयात करते हैं, उन्हें अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों पर 500% तक का टैरिफ झेलना पड़ सकता है। यह कदम रूस की ऊर्जा आपूर्ति को नष्ट करने के लिए एक सख्त संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि ट्रंप ने पहले ही अन्य देशों पर भी भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिनमें ब्राजील, कनाडा और फिलीपींस जैसे देशों को भी शामिल किया गया है। ट्रंप का कहना है कि इन देशों के खिलाफ यह कदम अमेरिका के व्यापारिक हितों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन देशों पर यह शुल्क 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे और यह व्यापारिक असंतुलन को ठीक करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ट्रंप ने कनाडा पर 35%, ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है। सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रस्ताव का असर रूस पर पड़ेगा या नहीं, और क्या यह देशों की व्यापारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस प्रस्तावित कानून को रूस के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीति बताया है, जिसे ट्रंप ने खुद बढ़ावा दिया है। हालांकि कई आलोचक इसे व्यापारिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं और यह भी कहते हैं कि इससे वैश्विक व्यापार में असंतुलन पैदा हो सकता है। वास्तव में यह एक ऐसा कदम हो सकता है जो अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को जटिल बना दे। यदि यह कानून लागू होता है तो इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि क्या यह प्रस्ताव पास होता है और इसका रूस पर क्या असर पड़ता है। रूस से ऊर्जा खरीदने वालों पर अमेरिका का टैरिफ वाला ये धमकी, चेतावनी, भारत चीन का 500% आयात शुल्क से सामना होगा क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। खबर में अब बात अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI की, जो इन दिनों अपने ही सीनियर अधिकारियों की वफादारी जांचने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रही है। बता दें आपको, इस टेस्ट के जरिए FBI अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उनके अधिकारी संगठन के प्रति निष्ठावान हैं या नहीं हैं। अब तक इस तरह के टेस्ट केवल उन्हीं कर्मचारियों पर किए जाते थे जिन पर देशद्रोह या गोपनीय सूचनाओं के लीक होने का संदेह होता था, लेकिन काश पटेल के FBI डायरेक्टर बनने के बाद इसका उपयोग कई गुना बढ़ा दिया गया है। अब यह टेस्ट व्यक्तिगत निष्ठा की जांच करने का एक नया तरीका बन गया है। वास्तव में काश पटेल के खिलाफ किसी भी नकारात्मक बयान देने के सवाल से भी अधिकारियों को गुजरना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार एक बार यह जांच की गई थी कि किसने मीडिया को यह खबर दी कि काश पटेल ने सर्विस वेपन की मांग की थी। यह खबर सामने आई थी कि काश पटेल FBI एजेंट नहीं है और उन्हें सर्विस वेपन का अधिकार नहीं था। FBI में कुछ पूर्व अधिकारियों का कहना है कि यह सब एक राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित अभियान है, जहां असहमति की कोई जगह नहीं बची है। इसके साथ ही FBI में लगातार छटनी का दौर भी जारी है। काश पटेल के निदेशक बनने के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों को या तो सेवा से मुक्त कर दिया गया या प्रशासनिक अवकाश पर भेजा गया है। कुछ अधिकारियों ने खुद इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पुराने जांच कार्यों के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है। FBI के लगभग 40% फील्ड ऑफिसों में शीर्ष अधिकारी रिटायर हो चुके हैं या ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
एफबीआई की इंटेलिजेंस डायरेक्टर टोनिया ओगोरेट्स को भी हाल ही में हटाया गया है, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने चीन के 2020 के चुनावी हस्तक्षेप पर रिपोर्ट को रोक दिया था। जानकारी के लिए भी बता दें कि अब एफबीआई में काश पटेल के नजदीकी लोगों को उच्च पदों पर लाया जा रहा है। इनमें विल रिवर्स, जो अब ब्यूरो के तीसरे सबसे बड़े पद पर है, और जैक हेमे, जो 2022 में एजेंट बने थे और अब पटेल के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। पटेल अपने सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और हाल ही में उन्होंने MSNBC के एनालिस्ट फ्रैंक फिगुजी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फ्रैंक ने कहा था कि पटेल दफ्तर से ज्यादा नाइट क्लब में रहते हैं। हालांकि पटेल ने दावा किया कि उन्होंने निदेशक बनने के बाद से 1 मिनट भी नाइट क्लब में नहीं बिताया है। अब देखना यह है कि क्या एफबीआई के अंदर इस तरह के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार जांच के मामले आगे भी बढ़ेंगे या इसका संगठन पर क्या असर पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। एफबीआई से जुड़ी अगली खबर भी है। खुफिया एजेंसी एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंजिनो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर एक अमेरिकी मीडिया हाउस ने खबर दी है कि डैन बोंजिनो ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। दरअसल इसका कारण जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी फाइलों के खुलासे पर व्हाइट हाउस, एफबीआई और अमेरिका के न्याय विभाग यानी डीओजी के बीच चल रहा विवाद है। इस मामले में बोंजिनो और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के बीच एक तीव्र बहस हो चुकी है, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। वास्तव में बुधवार को एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल, डैन बोंजिनो, पॉम बॉन्डी और ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स की बैठक हुई। इस बैठक में यह विवाद खुलकर सामने आया। चर्चा का केंद्र था कि क्या एफबीआई की तरफ से एक मीडिया रिपोर्ट लीक की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि एजेंसी और अधिक जानकारी सार्वजनिक करना चाहती थी, लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसे रोक दिया, मतलब न्याय विभाग ने उसे रोक दिया। हालांकि बोंजिनो ने इस रिपोर्ट को लीक करने से इनकार किया। उन्होंने उस रिपोर्ट के समर्थन में दिए गए बयान पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। बोंजिनो और काश पटेल महीनों से पॉम बॉन्डी से नाराज थे, खासकर जब बॉन्डी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एफबीआई अभी भी मामले की समीक्षा कर रही है, जबकि जांच पहले ही न्याय विभाग को सौंप दी गई थी। इस पर नाराजगी और बढ़ गई। इसके अलावा बोंजिनो को एक निगरानी वीडियो से भी समस्या थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण 1 मिनट की क्लिप गायब थी, जिससे साजिश की अटकलें फैल गई। इसके लिए बोंजिनो को जिम्मेदार ठहराया गया। वास्तव में स्थिति और भी जटिल हो गई जब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 5 जून को यह सनसनीखेज दावा किया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन के फाइलों में शामिल है। मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है और यही कारण है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। बाद में मस्क ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया और माना कि वो हद से ज्यादा बोल गए। आपके जानकारी के लिए भी बता दें कि जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के शोषण का आरोप था और 2019 में उन्हें यौन तस्करी की खबरों में अब बात करेंगे गल्फ कंट्री कतर की, जहां अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पहली बार पुष्टि की है कि 22 जून को कतर में स्थित उसके मिलिट्री एयरबेस पर ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी थी। आपको बता दें कि पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पर्नेल ने बीते शुक्रवार को इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि मिसाइल से एयरबेस पर कुछ सामान और ढांचे को हल्का नुकसान भी हुआ है, लेकिन एयरबेस अब पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। अमेरिका अपने कतरी साझेदारों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा मिशन को जारी रखे हुए है। यह हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का बदला लेने के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वास्तव में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इस हमले की पुष्टि की और कहा कि कतर स्थित अमेरिकी बेस पर जवाबी मिसाइल हमला किया गया है। यह घटना 22 जून को जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस हमले के असर का खुलासा हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है एयरबेस पर हुए हमले का असर साफ दिखता है। तस्वीरों के मुताबिक 23 जून की सुबह एयरबेस पर एक जियोडेसिक डोम मौजूद था, जो हमले के बाद पूरी तरह से नष्ट हो चुका था।
ये डोम एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनस को ढकता था, जिसे 2015 में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था। वास्तव में ये सैटेलाइट डिश अमेरिकी वायुसेना की 379वीं वायु अभियान शाखा के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का अहम हिस्सा देखा गया था। हालांकि हमले के बाद की तस्वीरों में ये डोम पूरी तरीके से गायब था। पास की एक इमारत को भी नुकसान हुआ था। इसके बावजूद एयरबेस का बाकी हिस्सा काफी हद तक सुरक्षित नजर आया। इस हमले ने कतर स्थित अल उदीद एयरबेस को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसका असर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि अमेरिका ने 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल थे। इस हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, जिसमें 125 से अधिक जेट विमान शामिल थे। इसके बाद ईरान के परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जो हमले की पुष्टि करती थी। अब देखना है कि क्या इस घटना के बाद ईरान अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ेगा और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे शांति की दिशा में कदम के रूप में देखेगा, या फिर एक और संघर्ष की शुरुआत इसे समझा जाएगा। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइल गिरी थी, उससे जुड़ी ये जानकारी। खबर में बात ईरान की करेंगे, जहां ईरान ने महज 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से बाहर निकालकर सभी को चौंका दिया। यह कार्रवाई 24 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच हुई है, यानी हर दिन औसतन 30,000 से ज्यादा अफगानों को देश से बाहर निकाल दिया गया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने इसे दशक की सबसे बड़ी जबरन निकासी बताया है। ईरान इजराइल के साथ में तनावपूर्ण संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वास्तव में ईरान ने मार्च 2025 में ऐलान किया था कि अवैध रूप से रह रहे अफगान प्रवासी 6 जुलाई तक देश को छोड़ दें, वरना उन्हें जबरन हम निकाल देंगे, और वही हुआ। जून में ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन चले सैन्य संघर्ष के बाद यह अभियान और तेज हुआ है। ईरान ने अपने सुरक्षा मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया है, जिसमें लाखों अफगान नागरिकों को जबरन बाहर निकाला गया। आपकी जानकारी के लिए भी बताएंगे कि ईरान से निर्वासित हुए अफगान शरणार्थियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। बशीर नाम के एक अफगान शरणार्थी ने बताया कि अधिकारियों ने उनसे 17,000 रुपए मांगे, उसे 2 दिन डिटेंशन सेंटर में रखा, जहां ना उसे खाना दिया गया ना ही पानी। एक दूसरे युवक ने बताया कि उसके पिता को जासूसी के आरोप में पकड़ लिया गया, बेड़ियों से बांध दिया गया और बाद में उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया गया। वास्तव में ईरान से निकाले गए लोगों में सैकड़ों नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें कई अकेले और अनाथ हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर हफ्ते सैकड़ों बच्चे बिना अभिभावकों के सीमा पर पाए जा रहे हैं। यूएन अधिकारी मिहयोंग पाक ने CNN से बात की और कहा कि यह संख्या चौंका देने वाली है। इसके अलावा ईरान के सरकारी चैनल पर एक अफगान नागरिक को इजराइल के लिए जासूसी कबूल करते हुए भी दिखाया गया। उसने बताया कि उसे जर्मनी में रहने वाले एक अफगान ने कुछ जगहों की जानकारी देने के लिए $2,000 दिए थे, लेकिन इस बयान में किसी ठोस सबूत या प्रक्रिया का जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेट ने एक्स पर लिखा कि सैकड़ों अफगान नागरिकों को जासूस बताया जा रहा है। मीडिया में इन्हें देशद्रोही और कीड़े मकोड़े कहकर संबोधित किया जा रहा है। आपको ये भी बताना जरूरी है कि पाकिस्तान और ईरान से मिलकर अब तक 2025 में 16 लाख अफगान नागरिकों को वापस भेजा गया है। UNHCR को आशंका है कि आंकड़ा साल के अंत तक 30 लाख तक जा सकता है। UNHCR अफगानिस्तान के प्रतिनिधि अराफात जमाल के अनुसार अफगानिस्तान इतना बड़ा पलायन संभालने के लिए तैयार नहीं है। ना वहां रहने की जगह भी है, ना रोजगार है, ना ही सुरक्षा। बड़ी खबर है, ईरान ने 16 दिन के भीतर 5 लाख अफगान निकाल दिए, जासूसी के आरोप लगा दिए और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं।